चैप्टर 84। तभी राघव अपनी मुस्कुराते हुए उसे झुककर पूछ लिया, तुम अभी क्या सोच रही थी? सिया को लगा कि यह टॉपिक थोड़ा ऑकवर्ड है, इसलिए उसने तुरंत टॉपिक बदल दिया और कहा, मुंबई में हम किसी पर भरोसा कर सकते हैं। विहान में उसे उसकी ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा था और कुछ हद तक वो राजी भी थी। वो उनके साथ शामिल होकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकती थी। हालांकि उसे पहले वहां की ऑफिसर से तालमेल बिठाना होगा, लेकिन इस यकीन नहीं था कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और किस पर नहीं। जब जेल में शौर्य सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर सकता है तो बाकी जगह पर क्यों नहीं, क्या उन पर सचमुच भरोसा किया जा सकता है? इस पर राघव ने पल सोच और कहा, मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने दो, अभी कुछ जरूरी काम है जिस पर तुम्हें कोई न कोई डिसीजन लेना होगा। ये सुनकर सिया ने पूछा, क्या? कौन सा फैसला? जिस पर राघव ने उसे बताया, मैं आज यूनिवर्सिटी गया था और मिस्टर डायरेक्टर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया, यूनिवर्सिटी दिन ब दिन प्रोबम में आ रही है। आए दिन वहाँ लोग आते हैं और उनकी पहुँच बहुत ऊंची है। डायरेक्टर? सिया ने राघव कुछ शौक होकर देखा। राघव के मुंह से दिन का जिक्र पहली बार सुना था। हाँ डायरेक्टर, आज वह यूनिवर्सिटी की स्थिति का जायजा लेने आए थे और जानना चाहते थे कि क्या तुम आगे भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहोगी। ये वो हंसते हुए बोल रहा था। हालांकि सिया को यह मजाकिया नहीं लगा। मुंबई यूनिवर्सिटी उसे हमेशा से ही पसंद थी, लेकिन कुछ घटनाओं के बाद उसके दिल में यूनिवर्सिटी की इमेज बदल गई थी। खासकर पिछली बार उसे वहां से निकलने के लिए जो कुछ किया गया था वह शर्मनाक था। उसने तो मुंबई यूनिवर्सिटी को लेकिन बहुत कुछ सोचा था, लेकिन यहाँ भी उसने बहुत गंदगी झेली थी। अगर वहाँ राघव नहीं पढ़ता तो वह वहाँ रुकती ही नहीं। हाल ही में उसे कई फेमस इंस्टीट्यूट से ऑफर आने लगे थे। हालांकि वह उन्हें एक्सेप्ट करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल मुंबई को छोड़ने का उसका इरादा नहीं था। पर अब वो मुंबई यूनिवर्सिटी वापस नहीं लौटना चाहती थी। कुछ प्रोफेसर्स की वजह से वो जगह अब उसकी नज़रों में बेकार थी। हालांकि लोगों के दिमाग में ये सब बहुत नॉर्मल बात है, पर न जाने क्यों मुंबई यूनिवर्सिटी को लेकर वह कुछ अच्छा और हेल्पफुल महसूस नहीं कर पा रही थी। उसकी एक्सप्रेशन को देखकर राघव उसका जवाब समझ गया था। उसने उसे और कसकर पकड़ लिया और कहा, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ। इस सेमेस्टर के बाद मैं भी नहीं जाऊंगा। सिया भी जानती थी राघव हमेशा यहाँ नहीं रहेगा, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई और बोली, उसके बाद क्या होगा? तुम कहाँ जाओगे? वापस दिल्ली साइड। राघव ने कहा, मैं यहाँ किसी की तलाश में आया था। के बारे में जानती थी? दिल्ली? सिया ने अपने आप से कहा। उसका दिल जोर से धड़क। जिन फेमस इंस्टीट्यूशंस ने उसे हाल ही में कांटेक्ट किया था उनमें से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी भी थी, जो देश की सबसे फेमस और टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी फेमस यूनिवर्सिटी उसे कांटेक्ट करेगी, यह जानते हुए कि राघव ने वहीं से अपना कॉलेज कंप्लीट किया था। सिया ने पूछा, क्या तुम कॉलेज वापस जाओगे? नहीं, मुझे अभी कुछ ट्राइबल मैटर संभालते हैं, इसलिए मैं दिल्ली में रहूंगा, राघव ने कहा। उसने उसे क्लियर तो नहीं समझाया, लेकिन दोनों एक दूसरे की बात समझ गए। राघव के ये पूछने से बहुत पहले ही क्या सिया कहीं और जाना चाहती है, उसे पता था कि वह यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा। हालांकि उसने पहले इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब वह सचमुच मुंबई से बाहर निकालकर दुनिया देखना चाहती थी, जितना दूर हो सके उतना। ऐसा नहीं है कि फिर राघव की वजह से जाना चाहती थी, बल्कि वह ये देखना चाहती थी क्या वह खुद में इतनी सक्षम है कि वह जो चाहे वह कर सकती है। अगले दिन का यूनिवर्सिटी गई और जैसा कि राघव ने कहा था, मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर लोग खड़े हुए थे और कुछ तो उसकी क्लास के बाहर। वो लोग सिर्फ उसे देखना चाहते थे। वो इस सिचुएशन को देखकर अनकंफर्टेबल हो गई। तब उसे एहसास हुआ ये लोग तो उससे माफ़ी मांगने यहाँ हैं। हालांकि सिया यह नहीं चाहती थी, चाहे उसकी पिछली बदनामी हो या उसे चोट नहीं पहुंचा सकते थे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, सिया ने अपनी आवाज़ ऊंची करके कहा, आप लोगों को मुझसे माफ़ी मांगे की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं से एक्सेंट नहीं करूंगी, लेकिन इसकी सच में कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले कभी आपकी किए हुए कामों पर को दिल पर नहीं लिया, और अब मैं आपकी माफ़ी से शुरुआत नहीं करूंगी। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मुझे उम्मीद है आप भविष्य में ऐसी सिचुएशन को आने ही नहीं दोगी और कोई भी फैसला देख संभल कर लोगे। सिया के शब्दों में सब कुछ चुप कर दिया।
मानो उनके मुंह पर तमाचा मारा गया हो। ये सच था जो उन्होंने अभी अभी सुना। उनके ऑनलाइन हमलों और कमेंट्स ने सिया पर कभी कोई इफेक्ट नहीं डाला था और अब इस तरह उनका माफ़ी मांगना सच में एक मजाक लग रहा था। अब जाकर उन्हें अपने और सिया के बीच का अंतर समझ आया। अब सब शांत हो गए और फिर डायरेक्टर प्रिंसिपल दे वहां आए, मगर उनकी कुछ बोलने से पहले ही सिया बोली, मिस्टर डीन, मिस्टर डायरेक्टर सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अभी आपको ढूंढने ही जा रही थी। एक्चुअली मैं भी छुट्टी ले रही हूँ और जैसे ही सब ठीक हो जाएगा मैं कहीं और चली जाऊंगी। उम्मीद है आप राजी होंगे। डायरेक्टर और बाकी लोगों के चेहरे मायूस हो गए। कोई भी पहले बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि उनके बोलने से पहले ही सिया ने उन्हें रोक दिया था। ना चाहते हुए भी डायरेक्टर ने कहा, सिया मुझे पता है कि हमने पहले चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं संभाला था, लेकिन शायद हम इस पर बैठकर बात कर सकते हैं। तुम अपनी डिमांड रख सकती हो। इस पर सिया ने सिर हिलाया और कहा, मिस्टर डायरेक्टर आप गलत समझ रहे हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि मैं किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में कितनी दूर तक जा सकती है। शिकायत होती भी कैसे, वह सब होने के बाद भी वह यहाँ इस यूनिवर्सिटी में राघव से मिली थी और बेला जैसे कुछ दोस्त भी बनाए थे। वाकई में उसे कोई अफसोस नहीं था। सिया का जवाब इतना स्पष्ट था कि जो लोग कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने वाले थे वह भी आप कुछ बोल नहीं पाए। डायरेक्टर और डीन के अब जाकर अफसोस हुआ। अगर उन्हें पता होता कि सिया इतनी बड़ी हस्ती निकलेगी तो वह ये बेवकूफ़ी भरी गलतियाँ कभी नहीं करती। अगर पहले उन्होंने सिया के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे होते तो भले ही में उसे अपने पास ना रख पाते, तो भी वो फ्यूचर में मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी बातें कह सकती थी। अब तो वो तब लूसी होंगे जब वो बाहर जाकर उनके लिए कुछ बुरा न बोले। इन दिनों मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हर दिन क्रैश हो रही थी। अनगिनत नेटिजन्स ने उन पर हमला कर रखा था और उन पर आरोप लगाया था कि उन्हें उनके इंटेलिजेंस की कीमत नहीं पता। उन्होंने सिया जैसे जेम को जबरदस्ती बाहर निकालने के लिए जो काम किए थे वह सभी लोगों के सामने उजागर हो चुके थे और अब पूरा इंटरनेट उनका मजाक उड़ा रहा था। आने वाले सालों में उनकी इमेज कितनी खराब होने वाली है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सबने कहा कि मुंबई यूनिवर्सिटी ऐसी जगह है जहां जाने से बचना चाहिए। ना सिर्फ वे इंटेलिजेंट लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, बल्कि उन्हें धमका कर बाहर भी निकाल देते हैं। तभी कुछ याद आते ही डायरेक्टर ने सिया से जल्दी से कहा, ओ सिया, मैं बताना भूल गया, हमने संजय की रिसर्च चोरी और उसके द्वारा ऑनलाइन पोस्ट करके आपको और मिस्टर शेखावत के बारे में आप अफवाह फैलाने की पुष्टि कर दी है। हमने उसे एक्सपेल भी कर दिया है और उसकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां भी रिवॉक कर दी है। मैं मानता हूं ये काम हमने देर से किया है, लेकिन कुछ न करने से तो बेहतर ही है। सिया के लिए यह न्यूज़ अनएक्सपेक्टेड थी। इस खबर ने उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाती थी। प्रोफेसर्स को अलविदा कहने के बाद सिया राघव के इंतजार के लिए पार्किंग लॉट की ओर चली गई, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा गई जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने संजय के बारे में अभी अभी दूसरों से सुना था और उसे इतनी जल्दी देखकर वह हैरान थी। मुंबई यूनिवर्सिटी में आने के लिए उसे बहुत हिम्मत करने की जरूरत थी। संजय लगभग पागल सा हो गया था। लाइव स्ट्रीमिंग वाले दिन से ही उसकी जिंदगी मानो नर्क में बदल गई थी। उसके जानने वाले सभी लोग उसे फ़ोन कर रहे थे, यहाँ तक कि उसकी परिवार वाले भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि ये कैसे हो गया है। ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो छुप नहीं सकता था। उसने यूनिवर्सिटी से आने वाले कॉल को ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया था कि वह उसे छोड़ देंगे, लेकिन फिर उसने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उसके एक्सपेल्शन की न्यूज़ पब्लिकली देख ली। इसकी डिग्री रद्द कर दी गई, जिससे लगभग उसकी 25 साल की उम्र में उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब वह उस बिना हड्डी वाले कुत्ते की तरह था जो बाहर कदम रखने से भी डरता था। अगर संजय ने कैंपस की वेबसाइट पर यह नहीं देखा होता कि यह आज मुंबई यूनिवर्सिटी में है, तो वह बाहर आने का जोखिम में नहीं उठाता। सिया उसकी आखिरी उम्मीद थी। मैं जानता हूँ मैं गलत था सिया, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। संजय की सिचुएशन बहुत दयनीय लग रही थी। वो पहले जैसा आत्मविश्वासी सीनियर नहीं रहा था। अब सिया ने अपने सामने वाले आदमी को देखकर महसूस किया कि वह पहले भी निर्णय लेने में कमजोरी रही है। मैं कैसे सोच सकती थी कि संजय अपनी गलतियों का एहसास करेगा। सिया ने काम होकर उसे देखा और पूछा,
मुझे बताओ मैं तुम्हारी किस तरह हेल्प कर सकती हूँ। हेल्प की बात सुनकर संजय ने तुरंत कहा, बस अपने सोशल मीडिया पर एक कमेंट पोस्ट कर दो कि मैंने तुम्हारी रिसर्च नहीं चोरी की और तुम्हें उसे समय इसकी जानकारी थी। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सिया, ये देखते हुए कि मैंने तुम्हारे साथ पहले कितना अच्छा बिहेवियर रखा था। प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दो। पास्ट का जिक्र सुनकर सिया और अधिक चील गई। पहले मेरे साथ अच्छा बिहेव किया था। क्या तुम उस समय की बात कर रहे हो जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम काव्य के सामने मुझे नीचा दिखाते हुए मुझे बहकाते रहे? या उस समय की जब तुम दूसरों को गलतफहमी में डाल रहे थे ये सोचकर कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ? संजय शौक रह गया। वह अपना बचाव करने में असमर्थ था, क्योंकि सिया ने जो कुछ कहा था वह सब सच था। मुझे माफ़ कर दो सिया, मैं गलत था, इस बार मुझे माफ़ कर दो। मैं बाहर नहीं निकल सकता। मेरा परिवार बहुत गरीब है, मेरे डैड बीमार है और उन सभी को मुझे बहुत उम्मीद है सिया। लेकिन संजय ने जो भी कहा, सिया पर उसका कोई हिस्सा नहीं हुआ। उसका शांत चेहरा देखकर संजय को एहसास हुआ कि उसके कुछ भी कहने से उसका मन नहीं बदलेगा और उसकी आंखें घृणा से भर गई। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।